कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ओरिजिन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। मैं आज कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम दुनिया की किसी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश का डेफिनेशन लिखना है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम सभी प्रकार के वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ गुण होते हैं। गुण पहला है कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। सेकेंड हमको याद रखना है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह यह कार्य करता है। थर्ड याद रखना है, प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा याद रखना है, प्रकाश क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। पांचवा पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो आई होप पूरा पॉइंट इसके गुण समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कहते किसे? तो प्रकाश स्रोत क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिस वस्तु से क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। और प्रकाश स्रोत जो होता है मेनली टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, एक होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में ले लेंगे, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, ये सब हमारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आएंगे। और दूसरा प्रकार हमारा आता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में जैसे लैंटेन हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी लाइट एक्सेट्रा आते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ले लिए होंगे, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सिंपल हमें ध्यान देना है, प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो प्रकाश क्या करता है? निकालता है। जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमको ध्यान देना है, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह वस्तु या वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, सूर्य या फिर जलता हुआ बल्ब या फिर जलता हुआ मोमबत्ती। अब सेकेंड टॉपिक हमारा है अप्रदीप्त वस्तु। सेम इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। प्रदीप्त वस्तु क्या करता है? वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश निकालता है, खुद से जो प्रकाश निकालता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो खुद से प्रकाश नहीं निकालता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में याद रखना है, पेपर, बुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसमें आएंगे? अप्रदीप्त वस्तु। चलिए इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि जो प्रकाश अपने से नहीं निकालता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे एग्जाम्पल में हमको ध्यान देना है, कलम, ईंट, किताब, पेपर इत्यादि। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। तो किरण पुंज का मतलब होता है कि बहुत सारे झुंड, मतलब कि किरणों के झुंड को हम किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। प्रकाश के किरण पुंज के डेफिनेशन, कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को यानी कि झुंड को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक प्रकाश ले लेते हैं। अगर ये एक प्रकाश अगर बहुत सारे प्रकाश में अगर आ जाए एक जगह, यानी कि झुंड में अगर रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है,
तो किरण पुंज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके कुछ प्रकार। इसके किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। तो देखिए अपसारी किरण पुंज के बारे में जानते हैं। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि वैसा किरण पुंज होता है जो क्या करता है, प्रकाश के किसी एक बिंदु से निकलकर, प्रकाश जो होता है किसी एक बिंदु से निकल के क्या करता है, आगे फैलता चला जाता है। वह किरण पुंज जिससे क्या हो, प्रकाश एक बिंदु से निकलकर आगे फैलता चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलेगा और आगे फैलता चले जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में, एक बिंदु से निकलकर आगे फैलता चला जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। सेकेंड हमारा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, सेम उल्टा होगा, यानी कि कोई भी प्रकाश होगा और उधर से झुंड में आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाएगा। ठीक है, किसी एक बिंदु पर मिल जाएगा। तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिस किरण पुंज में सभी किरणें क्या कर सकते हैं, एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाए या फिर मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप हमारा समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज बहुत ही इजी है। समांतर मतलब क्या, कि कभी यह रेखा क्या करेगी, यह किरण एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये सभी क्या करेंगे, समांतर चलेगी। मतलब जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है या फिर गमन करती है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ले लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पारदर्शी पदार्थ, यानी पारदर्शी पदार्थ का इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश क्या हो, आसानी से एक दूसरे से क्या हो, आर पार हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे हमारा कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सबसे जो लाइट होता है यानी कि प्रकाश जो होता है आसानी से आर पार हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा टाइप्स पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ में क्या होगा कि कुछ ही मात्रा में प्रकाश क्या होता है, आर पार होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर कुछ ही मात्रा में प्रकाश आर पार होता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब वैसा पदार्थ जिनसे कुछ ही मात्रा में प्रकाश क्या हो, आर पार होता हो, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लो कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ यानी कि टिश्यू पेपर, तेल लगा हुआ कागज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू पेपर। फिर धुआं हो गया या फिर घिसा हुआ कांच हो गया, ये सबसे क्या होता है, प्रकाश थोड़ा ही मात्रा में आर पार होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है अपारदर्शी पदार्थ, जिसका इंग्लिश होता है ओपेक ऑब्जेक्ट और पारभासी पदार्थ का इंग्लिश होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें कुछ ही मात्रा में प्रकाश क्या होता है, आर पार होता है। और थर्ड टाइप होता है हमारा अपारदर्शी पदार्थ, जिसका इंग्लिश होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यह वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे प्रकाश आर पार होता ही नहीं है, कुछ भी मात्रा में प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। इंग्लिश में हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल ईंट, कागज, पुस्तक इत्यादि। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ले लिए होंगे, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका परिभाषा देखना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश मतलब प्रकाश, ठीक है, और परावर्तन मान लो कि किसी वस्तु पे टकरा कर वापस लौट जाना। मान लो कि कोई वस्तु, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सतह ले लेते हैं, ठीक है, कोई सतह ले लेते हैं और इधर से एक प्रकाश ले जाते हैं, ठीक है, इस बिंदु पे टकराकर फिर वो वापस लौट जाता है। ठीक है, इस बिंदु पे टकराता है और वापस लौट जाता है। ठीक है, तो देखो इसको हम मान लेते हैं यह एक कौन सा अथी है, ठीक है, यह कोई सरफेस था,
इस पे अगर थी प्रकाश जब आया तो वो क्या हुआ, लौट गया, वापस लौट गया। ठीक है, तो देखो इसको एम मानते हैं, इसको एम डैश मानते हैं, ठीक है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। अब बीच में क्या होगा, देखो यहाँ पे नॉर्मल यानी कि अभिलंब जाता है, क्या जाता है, अभिलंब जाता है। और देखो यहाँ से जो ये इस किरण जो आया है, जो किरण आया है उसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो किरण आया है उसको आपतित किरण, और जिस बिंदु पे टकराया है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पे टकराया उसको आपतन बिंदु, और जिस बिंदु से टकरा कर वापस लौटा हुआ जो किरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण जो वापस लौट गया, परावर्तित किरण। और देखो बीच में जो अभिलंब है इसको हम क्या कहेंगे, जो अथी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक जो लंब खींचा गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब। इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण। इसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण, एंगल आर, यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक, परावर्तन कोण। तो समझ में आ गया, मतलब कि इसका डिफरेंशन यही होगा कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन तो हम सीख ही गए। अब देखो प्रकाश का परावर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम बहुत इजी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाला किरण और लौट टकरा कर लौट जाने वाला किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया जो लंब यानी कि अभिलंब जो है, तीनों जो है एक ही सतह पर है। तो ये पहला नियम बना। और दूसरा नियम यही बना कि आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण, दोनों क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होते हैं। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर हमेशा क्या होगा, परावर्तन कोण। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसका इंग्लिश होता है इमेज। प्रतिबिंब होता क्या है, जैसे यह वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है ये प्रतिबिंब होता है, यानी छाया, यानी फोटो। प्रतिबिंब किसको कहते हैं, छाया, यानी कि इमेज को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसी का हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका परिभाषा एक बार रीड करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके टाइप्स। तो प्रतिबिंब जो होता है मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ डिफिनेशन भी लिखा हो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन होकर जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा उल्टा, वस्तु के अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा, और इसे पर्दे पर क्या किया जाता है? प्राप्त किया जा सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड टाइप जो है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो इसका परिभाषा देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, है ना? दर्पण तो देखो, वे चिकनी एवं चमकीली सतह। दर्पण क्या है? वे चिकनी, चिकनी मतलब क्या? मुलायम। वे चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन जब हो तो एक निश्चित नियमानुसार होता हो। ठीक है, वे चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियमानुसार होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण समझ में आ गया होगा। दर्पण तो सभी लोग जानते हैं कि डेली उसमें चेहरा देखते हैं दर्पण में, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए कि वे चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन क्या हो, एक निश्चित नियम अनुसार होता हो, क्या हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं गोलीय दर्पण, दूसरा होते हैं समतल दर्पण, और तीसरा होते हैं हमारा परवलयिक दर्पण। ठीक है, ठीक है। तो पहला देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले या गोले का भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना? वे दर्पण जिसका क्या हो? परावर्तक सतह, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले या गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण तो 2 टाइप्स के होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण का टाइप्स होता है वो आगे पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड हमारा है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है कि वे दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होगा वो समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। तीसरा है हमारा परवलयिक दर्पण, कि कोई भी दर्पण होगा लेकिन जो उसका परावर्तक सतह होगा वो गोल नहीं होगा, क्या होगा? वक्र होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? वक्र होगा, यानी वक्र होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परवलयिक दर्पण कहेंगे। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार देखते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर के टाइप्स यानी प्रकार। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होते हैं हमारा उत्तल दर्पण। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह जो होता है वो धसा हुआ होता है, मतलब कि अंदर धसा हुआ होता है। जैसे देखो ये दर्पण है तो ये अंदर क्या हुआ? धसा हुआ है। ठीक है, अंदर क्या हुआ? धसा हुआ है। ठीक, अंदर क्या हुआ? धसा हुआ है। इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और ठीक इसमें उल्टा एक दूसरा प्रकार है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में हम कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं और इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो उत्तल दर्पण
किसे कहते हैं? तो जिसका प्रवर्तक सतह क्या उभरा हुआ हो यानी कि उठा हुआ हो। देखिए इसका प्रवर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है ना। प्रवर्तक सतह क्या हुआ है? उठा हुआ है। रंगा हुआ भाग क्या है? अंदर धसा हुआ है। तो उठा हुआ भाग यानी उभरा हुआ भाग जो रहेगा प्रवर्तक सतह जिसका उभरा हुआ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट कुछ टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद, यानी कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से उपयुक्त किए जाते हैं, कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको देखना है। तो देखिए ये गोलीय दर्पण है हमारा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में देखिए यह हमारा कौन सा दर्पण है? यह हमारा कौन सा दर्पण है? हम अभी पढ़े थे कि जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो यह क्या है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा कि यह अवतल दर्पण है और इस पे बीच में क्या होता है? एक लाइन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो लाइन होता है बीच में जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और यह जो दिख रहा है ना, यह जो दिख रहा है अवतल दर्पण के बीचों बीच जो रेखा गया है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव के इधर जाइए तो ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, फोकस। और बीच में जाइएगा दर्पण के बीच में तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। सी मतलब वक्रता केंद्र, ये होता है फोकस और ये होता है ध्रुव। ध्रुव को हम पी से इंडिकेट करते हैं और पता होना चाहिए ये फोकस है। और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी हमेशा छोटी एफ से दर्शाया जाता है। और दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और ये तो वक्रता केंद्र है ही। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। और यह पूरा हमारा गोलीय दर्पण है, क्योंकि इधर जब हम करेंगे तो यह उत्तल दर्पण होगा, दोनों मिलेगा। मतलब कि यह हमारा क्या है? अवतल दर्पण में यह हमारा हो गया ध्रुव, ये हो गया हमारा फोकस। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हमेशा छोटी एफ से इंडिकेट करते हैं। और फोकस दूरी है ना। और ये हो गया हमारा ध्रुव और हमारा वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और सी यानी कि ये हमारा जो है वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो यही सब मेन पॉइंट था जो आप समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं दर्पण सूत्र की ओर। दर्पण सूत्र क्या होता है, यानी कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण होगा। इसमें से इसके ध्रुव बीम की दूरी मतलब क्या? मतलब वस्तु की दूरी, जिसको हम u से निरूपित करते हैं। वस्तु की दूरी को हम किससे निरूपित करते हैं? u से। तथा प्रतिबिंब यानी कि इमेज की दूरी को हम v से इंडिकेट करते हैं। एवं ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को हम f यानी फोकस दूरी यानी छोटी f कहलाती है। और इन तीनों राशियों के बीच के संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी सिंपल ध्यान देना है कि बीम की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी है ना, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी जो हमारा फोकस दूरी होता है, इन तीनों राशियों को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। देखो इसलिए सिंपल समझना है कि एफ यू एंड वी इन तीनों राशियों मिलकर क्या बनाता है? दर्पण सूत्र का निर्माण करता है। तो इसलिए देखिए 1/1 फोकस दूरी बराबर 1/v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/u यानी कि वस्तु की दूरी। तो ये दर्पण सूत्र होगा, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
इसको हम सिद्ध करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नीचे कमेंट कीजिएगा तो हम जरूर इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं आगे। शॉट ले लिए होंगे, अब चलिए आगे है आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन क्या है, यानी कि आवर्धन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन होता क्या है, तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं इसका परिभाषा। तो वह अपेक्षिक विस्तार, वह अपेक्षिक विस्तार जिससे यह ज्ञात हो, मतलब कि वह अपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञात हो, यानी कि मालूम हो कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कि कितना गुना बड़ा है, ठीक है। आवर्धित मतलब कितना गुना बड़ा है, उसे ही गोलीय दर्पण क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वह अपेक्षिक विस्तार जिससे यह ज्ञात हो कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, उसे ही गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। और इसका सूत्र होता है, आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर क्या होगा, h डैश बटे s। h डैश हम किसको कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और s किसको कहते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई को, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसका पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो प्रकाश अपवर्तित होने से क्या होता है कि दिशा में परिवर्तन हो जाता है। दिशा में परिवर्तन होने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है ना। अब इस प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण क्या है, तो होने का कारण देखिए क्या है, प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या होता है कि विभिन्न पारदर्शी माध्यम में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण की जया, जिसको हम साइन आई से डिनोट करते हैं, तथा अपवर्तन कोण की जया, जिसको हम साइन आर से डिनोट करते हैं। दोनों के जो अनुपात होंगे वो एक नियतांक होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो अर्थात क्या होगा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, ठीक है। ये अपवर्तनांक होते हैं, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण तो देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कि कैसे होता है प्रकाश का अपवर्तन, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि जल से भरे किसी बर्तन, कोई भी जल से भरा हुआ बर्तन हो या फिर तालाब हो, ठीक है। तो आदि के जो पेंदी होती है, पेंदी में जब कोई वस्तु होता है वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ऊपर उठी हुई हमें प्रतीत होती है, तो वह किसके कारण से, क्योंकि वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें पेंदी से थोड़ा ऊपर, वास्तविक गहराई जो है ना उससे उठा हुआ दिखाई पड़ता है। या फिर बाल्टी में देखे हुए कि सिक्का हो, तो सिक्का जो होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पानी से भरे कांच के गिलास में, कांच का गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एक नींबू है जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो होता है बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है। तो उसमें देखने की कला भी होनी चाहिए, ना कि
डायरेक्ट सीधा देखना है, उसको गिलास के कॉर्नर से देखना है ताकि वो बड़ा दिखाई पड़े। ठीक है, तो क्या होता है कि पानी से भरे कांच के गिलास में नींबू क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसका मेन कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो आई होप समझ में आया होगा इसका उदाहरण। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस। लेंस होता क्या है, व्हाट इज लेंस? तो लेंस देखिए, इसका परिभाषा देखिए, दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो वह माध्यम, ठीक है, वह माध्यम जिससे क्या होता है, प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, आसानी से आर पार हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। जिसका एक या दोनों सतह, एक सतह या फिर दोनों सतह गोलीय हो, एक सतह गोलीय होगा या फिर दोनों सतह गोलीय हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल लेंस, जिसको हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। और दूसरा होता है उत्तल लेंस, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस का और कोई नाम, अलग अलग नाम है, द्वि अवतल लेंस है और उभयतल लेंस है ना, उभयतल। और इसको और नाम से जानते हैं, अब सारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका चित्र इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से धसा हुआ रहता है इसका चित्र। ये हो गया हमारा अवतल लेंस। और उत्तल लेंस देखिए, इसका और कोई नाम, अलग अलग नाम है, जैसे द्विउत्तल लेंस हो गया, इसको हम अभी सारी लेंस भी कहते हैं। और इसका चित्र इस तरह से बनता है कुछ। ठीक है, तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लेंस का उपयोग हम देख लेते हैं। लेंस का मेनली तीन उपयोग होता है। पहला होता है कि अलग अलग प्रकाशित यंत्रों को बनाने में लेंस का उपयोग किया जाता है। सेकेंड होता है आवर्धन ग्लास, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास के उपयोग में बनाने में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और तीसरा होता है दृष्टि दोष के निवारण में। दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टा। तीनों के निवारण में क्या किया जाता है, लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और लेंस का एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको प्रूव करना किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। और मेन पॉइंट ये एक याद रखना है कि लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी, जिसको हम छोटी f से डिनोट करते हैं। और इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।